भागवत जी का यदि धार्मिक पुस्तकों का पाठ्यक्रम में जोड़ा जाएगा तो हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे तरीके से भारत के युवाओं को सही दिशा और दशा दे पाएंगे, क्योंकि कई ऐसी ग्रंथ भी हैं, कई ऐसी पुस्तकें हैं जो केवल अपने मजहबियों को इंसान मानते हैं, बाकियों को काफिर मानते हैं। हम पूरे भारत के इस्लाम धर्म मानने वाले सभी काजी और उनके प्रमुख लोगों से प्रार्थना करेंगे कि आप अपनी तालीम में, शिक्षा नीति में सुधार करें, अपने बच्चों को आतंकवादी नहीं अब्दुल कलाम बनाएं। ऐसी शिक्षा नीति दें ताकि आपके बच्चे अब्दुल कलाम बने तो हम भी उनको सल्यूट कर सकें, वरना दिन दूर नहीं है बोरिया बिस्तर बांधकर लाहौर खिसक जाए। हिंदुओं को कम से कम 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। संख्या होगी तो खेल होगा। चच्चे के 30 बच्चे हो सकते हैं तो हिंदुओं के 4 बच्चे हो सकते हैं। तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की अपील कि हिंदू परिवार 4 बच्चे पैदा करें। एक तरफ सरकार पॉलिसी बना रही कि कैसे जनसंख्या कंट्रोल हो, देश विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या भारत बन चुका है, लेकिन दूसरी तरफ यह अपील, और इतना ही नहीं, धार्मिक पाठ्यक्रम या रामायण और गीता शामिल करने की अपील भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। बात करने के लिए हमारे साथ दुर्गेश केसवानी जी, प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ रहे हैं, और साथ ही इम्तियाज अली साहब हैं, मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं। स्वागत आप दोनों का। इसके अलावा धर्मगुरु शैलेशानंद गिरी जी हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी का बहुत स्वागत है। शैलेशानंद गिरी जी, 2-3 बातें हैं। एक तरफ सरकारें पॉलिसी बना रही हैं कि भाई संसाधन कम ना पड़े, देश के संसाधन कम ना पड़े तो जनसंख्या कंट्रोल किया जाए। अब तो जो पॉलिसी है वो लगभग हम 2 हमारे 1 पर आ चुकी है, लेकिन यहां धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि हर परिवार को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। सहमत हैं क्या आप इससे? चिंता कर रहा हूं जी कि देश के अंदर मैं सदैव से एक जनसंख्या नीति का अनुमोदक रहा हूं, प्रस्तावक रहा हूं। आज से 20 साल पहले भी मैंने ये मांग करी थी कि इस देश के लिए एक जनसंख्या नीति हो। हमारे दो जब बोला गया तो जब मैंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ किसी एक वर्ण, एक जाति, एक धर्म के लिए नहीं होना चाहिए, यह सभी के लिए होना चाहिए। तो धीरेन्द्र को चाहिए कि उनके बड़े नजदीकी है, केंद्र के भी लोग, राज्य के भी लोग और शासक वर्ग, तो उनसे वो कहे कि मुसलमान यदि जनसंख्या बढ़ा रहे हैं तो उनके अंदर जागृति लाए, उनके लिए नियम बनाए। और रही बात कितने बच्चा पैदा करना, ये कोई पुरुष निर्णय नहीं ले सकता। हमें माताओं से पूछना पड़ेगा कि उन्हें कितनी पीड़ा उठानी पड़ती है और उन्होंने कितने बच्चे पैदा करने हैं। राष्ट्र के लिए यदि वो पीड़ा उठाने के लिए तैयार है तो 2 नहीं, वो 200 करे, 20 करे, हमें चिंता नहीं। किंतु ये माताओं का अधिकार है कि वे अपना निर्णय दें कि उन्होंने कितनी संतान पैदा करनी। मतलब समझिएगा प्रशांत जी, एक नकारात्मक प्रतियोगिता क्यों चालू करवाना चाह रहे हैं लोग इस देश के अंदर? हमें सकारात्मक रूप से देखना है हमारी पर कैपिटा फूड ग्रेन कितनी है। यदि कोई सा भी धर्म वर्ण उसको फॉलो नहीं कर रहा है तो सख्ती से उनसे पालन करवाएं। पढ़ा लिखा मुस्लिम वर्ग जो है वो 2 बच्चों से ज्यादा वो भी जन्म नहीं दे रहा है। जो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक प्रभाव के अंतर्गत है, वो उसे माता को एक जानवर समझ रहा है, एक उपभोग की वस्तु समझ रहा है, एक उत्पाद समझ रहा है संतानों को। यह उचित नहीं है। तो मैं बच्चा पैदा करने वाली मशीन नहीं है महिलाएं। आप कह रहे हैं कि 4 बच्चे पैदा करें, ये उचित तो नजर कहीं से भी नहीं आता है। इम्तियाज अली साहब, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को आपने भी सुना होगा, लेकिन उनके निशाने पर 4 बच्चे पैदा करने से ज्यादा एक पर्टिकुलर समुदाय है, मुस्लिम समुदाय, कह रहे हैं कि एक समुदाय 30 बच्चे पैदा कर सकता है, तो हिंदू 4 बच्चे क्यों नहीं? निशाने पर हैं मुस्लिम समुदाय। देखिए पंडित जी ने जो आज अपना वक्तव्य दिया है कि एक मुस्लिम परिवार में 30 से 25 बच्चे होते हैं, तो ये सभी मुस्लिमों पे लागू नहीं है जी। ये बहुत ही अपवाद स्वरूप है कि कहाँ 15-20 बच्चे हैं। लेकिन आज मुस्लिम समाज में जिस तरह से शिक्षा का स्तर बढ़ा है और विगत 15 सालों में जो शासन की जो योजनाएं आई हैं और मुसलमानों का जो शिक्षा स्तर बढ़ने से और उनको जो स्वास्थ्य सुविधाएं मिली हैं, उस आधार पर अब मुस्लिम समाज में मुझे नहीं लगता कि लोग 2 से ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। अभी भी मैं जितने परिवारों को जानता हूं या जिनसे मेरा संपर्क होता है, 2 या 3 बच्चे ही उनके हैं। तो इतने अधिक बच्चे मुस्लिम समाज में पैदा हो रहे हैं, ये कहना वर्तमान में शामिल नहीं है। और सरकार को चाहिए कि
इन मुस्लिम समाज के लोग जहां पर निवास करते हैं उन क्षेत्रों के अंदर विशेष जागरूकता कार्यक्रम चलाए, वहां पर जो है स्वास्थ्य का स्तर और शिक्षा का स्तर बढ़ाए, तो निश्चित तौर पे जो उन लोगों में जो अधिक बच्चे पैदा करने की जो एक प्रवृत्ति है उसमें भी कमी आएगी। और वे दूर नहीं कि हम जब शासकीय नीति का पालन इन चीजों के अंदर करेंगे, लेकिन पंडित जी का यह वक्तव्य है कि सभी जो है मुस्लिम समाज के लोग 25 से 30 बच्चे पैदा करते हैं, ये उचित नहीं है। ठीक है, अवेयरनेस और जागरूकता बड़ा महत्वपूर्ण है, जरूरत भी है इसकी। दुर्गेश केसवानी जी, आप कहां इस पर स्टैंड लेते हैं, इस वक्तव्य पर जो बयान दे रहे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री? दूसरा सवाल यह भी उठता है कि सरकारें एक जैसी पॉलिसी सभी के लिए लागू नहीं कर पाई, शायद ये एक वजह भी है इस बयान की। देखिए प्रशांत जी, संत हमेशा से ही सद्भाव का मार्ग दिखाते हैं। संत आध्यात्म का ज्ञान प्रदान करते हैं, संत समाज की सेवा करते हैं, संत नैतिक शिक्षा देने का काम करते हैं, संत समाज में एकता और शांति बनाए रखने का काम करते हैं, और संत आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करने का काम करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत न होते जग में तो जग मरता आप संसार। 4 बच्चों को लेकर क्या स्टैंड लेते हैं? आपकी पार्टी क्या स्टैंड लेती है इस पर? देखिए, निश्चित रूप से पार्टी जो सरकारें हैं वो कानून से चलती, संविधान से चलती है। पर पिछले कई समय से आप देखेंगे देश में केंद्र शासित राज्य मिला के टोटल 36 राज्यों में से 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। वहां पे अल्पसंख्यक जो समाज है वो बहुसंख्यक में दिख रहा है, और अल्पसंख्यक जो बहुसंख्यक है वो अल्पसंख्यक में दिख रहा है। तो आपने निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात की प्रशांत जी की संसाधनों पे सभी का अधिकार है, पर ये तो मिसबैलेंस है ना कि 30 लोगों को, जो एक परिवार 30 लोगों को भारत पोषण कर रहा है और सरकारी संसाधनों का लाभ ले रहा है, और एक परिवार में 1 या 2 ही बच्चे हैं। तो इस डेमोग्राफी को निश्चित रूप से ठीक करने की आवश्यकता है। और जो यहाँ पे मुस्लिम एक्टिविस्ट बैठे हैं और वो अपने समाज में इस बात को रखें कि निश्चित रूप से जनसंख्या एक विस्फोटक के रूप में डेमोग्राफी काम ठीक हो रहा है। जिक्र किया आपने, डेमोग्राफी ठीक होनी चाहिए, लेकिन दूसरा जो सवाल है वो है परिवार नियोजन का। परिवार नियोजन भी जरूरी था। कांग्रेस से मोहम्मद आसिफ खान साहब जुड़ गए। मैं लौट रहा हूं आपके पास सर, मैं लौट रहा हूं आपके पास। मोहम्मद आसिफ साहब, भाई सबसे ज्यादा अगर देश में सरकारें रही हैं तो कांग्रेस की रही हैं, जिम्मेदारी सबसे पहले कांग्रेस की बनती थी, परिवार नियोजन सही से करें, सभी पर पॉलिसी बराबर से लागू हो। अगर डेमोग्राफी बिगड़ी है तो क्या कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है इसके लिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जी परिवार नियोजन लेके आया, लोगों को समझाया, जागरूक किया, और जागरूकता का नतीजा है आज ज्यादातर परिवारों के अंदर 2 या किसी के ज्यादा 3 या 1 बच्चे बड़ी तादाद में जी, क्योंकि कांग्रेस का अभियान था। और हम जिस शख्स के ऊपर बहस कर रहे हैं आज, जिन्होंने बयान दिया, उनके बड़े भाई जो देश के शीर्ष नेता हैं, वो कितने भाई बहन थे देश को पता होना चाहिए ना। जिनको बाबा जी को अपना छोटा भाई कहते हैं, ये बाबा नहीं, उनके छोटे भाई हैं, यानी कि कोई बाबा नहीं है। एक भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक देश के हालात, देश की स्थितियां क्या थी जब परिवार नियोजन की बातें हुई, सब चीजें हुई, तो इनको उस चीज को समझना चाहिए। ये राहुल गांधी की पार्टी के पाठशाला की बातें कर रहे हैं। सुन लीजिए बात, सुन लीजिए। कब तक आप ये सब चीजें करते रहोगे? कितनी बार की खानी पड़ेगी आपको? आज आप अपना वर्चस्व खोते जा रहे हो। जो कांग्रेस बहुत बढ़िया। सुन लीजिए ना। अरे केसवानी जी, दुर्गेश केसवानी जी, सुन लीजिए बात। ये देखिए तिलमिलाहट बता रही है। मैं खुद ही कह रहा हूँ, बाबा नहीं है ये जिसके ऊपर डिबेट कर रहे हैं। ये बाबा बिल्कुल नहीं है। तय करेंगे, कांग्रेस तय करेगी कि किस पे डिबेट करानी है और किस पे नहीं करानी है। ये देश है, ये प्रशांत जी आपको घर में खड़ा करने का काम कर रहे हैं। क्या देखो कैसी तिलमिलाहट है। हकीकत से तिलमिलाहट होती है साहब, होती है, मैं मानता हूँ। ये बता रही है आपकी तिलमिलाहट। नहीं, बाबा नहीं तो कौन है वो आप भी बता दीजिए, आपके नजरिए से कौन है? वो नरेंद्र मोदी जी के छोटे भाई, मैं बता रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी छोटे भाई हैं वो। उन्होंने कहा मेरे छोटे भाई हैं, और छोटे भाई जो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। जी, अगर मैं गलत कह रहा हूं, केसवानी जी अब बनता है आपका जवाब। दुर्गेश केसवानी जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए, क्या तो मेरी बात होने दीजिए। नहीं है, मैं उनसे पूछ रहा हूँ क्या हकीकत है?
बाबा पॉलिटिकल बाबा पॉलिटिकल नहीं है, बाबा भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगते हैं, बाबा भारतीय जनता पार्टी के वोट मांगते हैं, मध्य प्रदेश हिंदुस्तान के अंदर जाकर निकलते हैं वोट मांगने के लिए, ये वो बाबा है। ये दिक्कत भारतीय जनता पार्टी, आपको दिक्कत हुई, आपको तिलमिलाहट हो रही है, ये तिलमिलाहट आपकी बता रही है, बताना भूल चल जाए। ठीक है जी, ठीक है, आप दोनों के पास लौटूंगा मैं एक बार फिर। और ये बात करेंगे जी ठीक है, शैलेशानंद गिरी जी के पास जाऊंगा। शैलेशानंद गिरी जी, अभी हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर इम्तियाज जी हैं, वो जो कह रहे हैं ये इस बात में भी कुछ तथ्य नजर आता है कि भाई अब मुस्लिम परिवार भी ऐसा नहीं कि 10 बच्चे 12 बच्चे 15 बच्चे पैदा कर रहे हैं, भाई सभी को बच्चों को पढ़ाना है, परिवार को पालना है। चिंता तो वहां की होनी चाहिए बॉर्डर पर, जहां आपके बॉर्डर से बांग्लादेशी अंदर आ रहे हैं, दूसरे मुल्क के या रोहिंग्याज अंदर आ रहे हैं, चिंता तो वहां होनी चाहिए। शैलेशानंद जी, बहुत स्पष्ट सी बात है, कोई राजनीतिक विक्षोभ का या विवाद का विषय नहीं है जी। इसे हमें प्रयास ये करना है कि सबसे पहले हम क्वालिटेटिव इंडेक्स के ऊपर जाए। क्वांटिटी हमारे पास में पर्याप्त हो चुकी, यानी जनसंख्या हमारे पास में पर्याप्त है। यदि हमें उनकी गुणवत्ता में सुधार करना है तो हमें, जो उसने बात करी धीरेन्द्र ने, वो क्या बात करी, उसने कहा है कि उनको शिक्षा देनी चाहिए। तो मैं धीरेन्द्र की बात से मैं एक विषय में ऊपर जाना चाहूंगा कि जैसे हम लोग वेदांती हैं तो हम 33 उपनिषद की बात करते हैं जिसके अंदर कोड ऑफ कंडक्ट है जी। इस देश के अंदर वास्तविक कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो हमें विद्यार्थियों को सिखाना आवश्यक है, नागरिकों को सिखाना आवश्यक है। उससे क्या होगा कि हमारी जो सिटीजनशिप है, हमारी जो नागरिकता है वो गुणवत्ता वाली होगी। अन्यथा हम क्या होगा कि हम उनके लिए बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर दे देंगे, बड़े अच्छे अच्छे अस्पताल बना देंगे, बड़े अच्छे अच्छे ब्रिज बना देंगे, सड़कें बना देंगे, किंतु यदि गुणवत्ता वाला नागरिक नहीं हुआ तो फिर हमारी सारी बहस जो है बेमानी हो जाती है। तो मैं धीरेन्द्र की कुछ बातों से सहमत हूँ, किंतु वास्तविक रूप से मैं कहना चाहूंगा कि उनका प्रस्तुतिकरण जो होना चाहिए वो अराजनीतिक होना चाहिए। अराजनीतिक इसलिए कि उनको ये चाहिए कि वे समाज के अंदर एक पुनर्जागरण की बात करें। आज वर्तमान सत्ता ने एक अच्छा माहौल तैयार किया है जिसके अंदर धर्म का पुनर्जागरण हो रहा है। तो धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, हमारी जीवन शैली है। तो हमें जीवन शैली का आ रहा हूं आपके पास भी जी, ठीक है। इम्तियाज अली साहब के पास जाऊंगा, लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण है कि भाई अगर रामायण गीता पढ़नी है तो उसके लिए क्या सिलेबस में शामिल करना जरूरी है? क्या आध्यात्मिक शिक्षा का भी विकल्प है, ले सकते हैं? इम्तियाज अली साहब क्या कहते हैं आप इस पर? देखिए, भारतीय संस्कृति और भारतीय जो ग्रंथ हैं इनका अध्ययन करना और इनका अध्ययन करके उसके आधार पे अपने जीवन को ले जाना, ये तो भारतीय संस्कृति है और इसका अनुसरण करके अपने जीवन में अगर इसको लेते हैं तो ये बहुत अच्छा है। मैं इस बात का पूर्ण समर्थन करता हूं कि रामायण और महाभारत को और गीता को, इसमें जो ऐसे संस्करण हैं जो कि व्यक्ति को इंस्पायर करते हैं, उसको जीने की कला सिखाते हैं, उनको हमारे जो भी सिलेबस हैं इसमें डालना चाहिए। और भारतीय संस्कृति आज पूरे विश्व को एक मार्ग दिखा रही है। तो ऐसे में अगर अपने सिलेबस में हम सुधार करते हैं और उसमें हम अपनी संस्कृति को लेकर आते हैं तो इसका बड़ा ही सकारात्मक परिणाम आने वाली पीढ़ी में आएगा। चलिए, अच्छी बात है, आपने ये बात कही है। लेकिन ठीक है, केशवानी जी ये बताइए, भाई आधुनिक युग है, वैज्ञानिक युग है, विज्ञान का युग है, इसमें हम क्या बच्चों को केवल रामायण और गीता पढ़ाने के भरोसे छोड़ दें? अगर वाकई गीता रामायण का कोई विरोध नहीं है, पढ़ने भी चाहिए, बहुत अच्छे धार्मिक ग्रंथ हैं, दूसरे धर्मों के धार्मिक ग्रंथ भी पढ़ने चाहिए, लेकिन उसके लिए विकल्प है ना, बहुत सारे विकल्प हैं। पाठ्यक्रम में शामिल करने की क्या दरकार है? देखिए, स्पीच ऑफ फ्रीडम की बात करने वाले आज क्यों तिलमिला रहे हैं अगर बाबा अपनी बात रख रहे हैं तो? और बाबा तो स्पष्ट बोल रहे हैं, बच्चों को आतंकवादी नहीं, अब्दुल कलाम बनाइए, अशफाकुल्लाह बनाइए। देश में ये भी तो महापुरुष हुए हैं उनकी तरह से। आज तो मुस्लिम स्कॉलर और उनके लिए आप वैज्ञानिक बनाने के लिए कह रहे हैं, यहाँ आप गीता और रामायण पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए कह रहे हैं। ये विरोधाभास नजर आ रहा है। जीवन का सार है गीता। अगर आप इन सब चीजों से हटकर उसको अगर आप अपने जीवन में अगर उस चीज को अंगीकार करेंगे ना, तो आपको फिर विज्ञान भी आ जाएगा और सब ज्ञान आ जाएंगे। हमारी जो सनातनी परंपराएं हजारों वर्ष पुरानी है और उसमें हर चीज का बखान है, उसमें विज्ञान का भी बखान है, उसमें साइंस, हर चीज का बखान है, उसमें किसी चीज में किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। मेरा तो ऐसा मानना है कि पहले तक तो ये सब जो मुस्लिम
स्कॉलर्स और ये जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, ये बोलते थे कि मुस्लिम भटका हुआ युवक है, अनपढ़ है, बेरोजगार है, इसलिए अब तो वो आतंकवाद का वो चेहरा भी सामने आ गया जो पढ़ा लिखा समझदार और डॉक्टरों का है। इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि आतंकवादी मत बनाइए, आतंकवादी मैंने जो सवाल किया था उसका उत्तर नहीं मिला। आतंकवाद ठीक बात है, ये अच्छी बात है भाई, अब्दुल कलाम बने, कौन कहता है कि आतंकवादी बनाइए, लेकिन दूसरी तरफ आप धार्मिक शिक्षा इन्वॉल्व करने की बात कर रहे हैं। मोहम्मद आसिफ साहब क्या कहेंगे आप? ये बात तो ठीक है कि भाई अब्दुल कलाम बने, अगर कोई मुस्लिम युवक है बेहतर उसे शिक्षा हासिल हो, उसमें क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? क्या दिक्कत है? ये चुप हो गए क्या? मोहम्मद आसिफ साहब, आप निश्चिंत होकर बोलिए। हाँ, मैं ये कहूंगा बाबा को जरा उन्हें भी शिक्षा देनी चाहिए जो उनके प्रवचन सुनते हैं और देश की तमाम खुफिया एजेंसियां पाकिस्तान ISI को भेजते हैं चंद पैसे की टुकड़ी खातिर। बाबा उनको भी समझाए ना, ये देश सबका है और ये देश सबका होने आपत्ति है इन पे आपत्ति है। कौन सी टुकड़ियां किसके माध्यम से जा रही हैं, किसके माध्यम से जा रही हैं, ये बताओ, कौन है भेजने वाला? मोहम्मद आसिफ साहब, अगर वाकई आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन है तो रखिए ना, डिटेल में रखिए फिर। मजहब के लोग हैं, जी तालीम दे रहे हो मदरसों में, क्या तालीम दे रहे हो आप उनको? इसकी बात करो, आप इस तरह की बातें करोगे ये देश में नहीं चलेगा। अगर ये गंगा जमनी तहजीब का देश है, ये गंगा जमनी तहजीब का देश है, अगर यहाँ पे हम पार्ट टाइम नमाज आराम से पढ़ रहे हो तो पूजा और उसमें भी कोई नहीं होना चाहिए। हमारी आपत्ति हमारी उस वर्ग से नहीं है, हमारी आपत्ति पत्थरबाजों से, हमारी आपत्ति थूक जहाज से, हमारी आपत्ति लेट जहाज से, हमारी आपत्ति लव जहाज से, इन चीजों से हमारी आपत्ति है। और इस तरह की बात नहीं चलेगी। आप मैं बता दूं आपको, चलो बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ शिक्षा, आधुनिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा कम से कम मिलाया तो नहीं जाना चाहिए, इस तरह के जरूर विचार। दूसरा ये कि बच्चों को लेकर जो पॉलिसी है वो सरकार को ही बना दें तो ज्यादा बेहतर है। आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, धन्यवाद।